हेलो टी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो ये वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 8 सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से कवर किए गए हैं जो आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। टाइम रहेगा 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे बच्चों 60। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उन सबको अच्छे से जो है रीड कीजिए। एनसीईआरटी एक बार अच्छे से रीड करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अपनी जो बुक है उसको अच्छे से आपको पढ़ना है। जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हैं वो सभी अच्छे से करने हैं। जितने ग्रामर के टॉपिक हैं उनको अच्छे से रिवाइज करना है। साथ साथ आप जितने भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं और जो भी सैम्पल पेपर मिलते हैं वो सभी अच्छे से कीजिए ताकि आपके जो अपठित गद्यांश हैं, पठित गद्यांश हैं, पद्यांश हैं, उन सब की प्रैक्टिस हो सके। तो देखिए, टाइम अलाउड रहेगा 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे बच्चों 60। क्लियर। सबसे पहले आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं तो आपको पढ़कर उनका पालन करना है। इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड हैं, क, ख, ग और घ। इसमें कुल 11 प्रश्न रहेंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। नाउ लेट्स सोल्व द क्वेश्चन पेपर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे शिक्षा निदेशालय की ओर से दिया गया वार्षिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न पत्र फॉर क्लास 8 सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो क्योंकि यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हिंदी के हैं वो कवर करोगे। एनुअल एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेंगे, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। समय रहेगा 2.5 घंटे और अधिकतम अंक रहेंगे 60। सामान्य निर्देश दिए गए हैं। इसमें कुल 4 खंड हैं, क, ख, ग और घ। इस प्रश्न पत्र में कुल 11 प्रश्न रहेंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सबसे पहले आपको देखिए, पहला जो खंड क दिया गया है उसमें अपठित बोध दिया गया है। खंड क दिया गया है उसमें अपठित बोध दिया गया है, तो ये आपकी बुक से नहीं है, ये कहीं से भी लिया जा सकता है। इसको आपको अच्छे से रीड करना है, पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। वीरता की अभिव्यक्ति अनेक प्रकार से होती है। लड़ना, मरना, खून बहाना, तोप तलवार के सामने न झुकना ही, कर्ण की भांति याचक को खाली हाथ न लौटाना या बुद्ध की भांति ज्ञान व निर्वाण की खोज में सांसारिक सुख त्याग देना भी वीरता ही है। वीरता तो भीतर से उपजी प्रेरणा है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब भी प्रकट हुई तभी अपना एक नया रूप लेकर आई और लोगों को चकित कर गई। वीर कारखानों में नहीं ढलते, न खेतों में उगाए जाते हैं। वे तो देवदार के वृक्ष के समान जीवन रूपी वन में स्वयं उगते हैं, बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के खाद डाले। वीर का दिल सबका दिल और उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं। उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं। और तो और समाज का हृदय वीर के हृदय में धड़कता है। नाउ केंद्रीय गद्यांश के केंद्रीय विचार के आधार पर उचित शीर्षक का आपको चयन करना है। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें सच्ची वीरता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं। इस कथन से वीरता का कौन सा पहलू जो है वो उभर कर आता है? तो इससे जो पहलू है वो कौन सा पहलू है कि सबको जो है एक दिशा में जोड़ने की क्षमता वो वीरों के अंदर होती है। गद्यांश के अनुसार वीरता का वास्तविक स्रोत क्या है? तो वास्तविक स्रोत क्या है? तो वीरता तो जो है कहाँ से उपजी है? वीरता तो मन से उपजी प्रेरणा है। तो वीरता तो भीतर से उपजी प्रेरणा है। ये आंसर रहेगा आपका थर्ड का आंसर। ग का आंसर आपका ये हो जाएगा, वीरता तो भीतर से उपजी प्रेरणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने वीर को देवदार के वृक्ष के समान जो है वो क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से आंसर लिख देंगे इसमें कि वीर जो है वो कारखानों में नहीं ढलते, न खेतों में उगाए जाते हैं। वे तो देवदार के वृक्ष के समान जीवन रूपी वन में स्वयं उगते हैं, बिना किसी के पानी दिए, बिना खाद डाले। तो यहाँ तक इसका आंसर आप इसमें लिख सकते हो। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर लिख दीजिए। ये आपका घ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित काव्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है,
शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। तो देखिए, निम्नलिखित में से किसके बिना शिक्षा व्यर्थ है। तो इसमें किसके बिना शिक्षा व्यर्थ है, इसमें नैतिकता के बिना जो है वो क्या है, शिक्षा व्यर्थ है। काव्यांश के अनुसार विज्ञान और आविष्कार केवल तभी सार्थक माने जाते हैं जब वे मानवता और उपकार को क्या करें, बढ़ाएं। ठीक है, तभी वो सार्थक माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, काव्यांश में किस बात को न भूलने की सलाह दी गई है। कोई एक सलाह लिखे। तो किसको न भूलने की सलाह दी गई है, चरित्र निर्माण को। तो आप लिख देंगे चरित्र निर्माण को। ऊपर दिया भी गया है, अगर आप ध्यान से इसमें आपने पढ़ा है तो ये देखिए कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण को ना भूलें। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, काव्यांश में कवि भौतिक प्रगति के साथ साथ किन मूल्यों को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। तो आप ऊपर से ही लिखेंगे भौतिक प्रगति के साथ कौन से मूल्य हैं जो कवि भूलने के लिए नहीं कहता। तो देखिए, सबसे पहला मूल्य हो जाएगा, तो आप पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हो या साथ साथ लिख सकते हो कि कवि भौतिक प्रगति के साथ साथ, या यहीं से ले लोगे ना, कवि भौतिक प्रगति के साथ साथ। ऐसे लिखने के बाद फिर यहाँ से लिख देंगे वसुधा का कल्याण, कौमा यहाँ से यहाँ तक, और जो है संस्कृति का सम्मान, चरित्र निर्माण, मानव का प्यार, प्राणी का उपकार, जीवन का उत्थान। ठीक है, तो ये मूल्य बनाए रखने की प्रेरणा जो है देता है। तो ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। देखिए, नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे, ये नंबर 2, ये हो गया नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप इसको अच्छे से जो है यहाँ पर आंसर की फॉर्म में इसको लिख देंगे। तो कवि भौतिक प्रगति के साथ साथ चरित्र निर्माण, वसुधा का कल्याण, संस्कृति का सम्मान, मानव का प्यार, प्राणी का उपकार और जीवन का उत्थान जैसे मूल्यों को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट देखिए, व्याकरण दिया गया है खंड ख में। निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। स्तंभ क के रेखांकित भाग को स्तंभ ख में दिए गए व्याकरणिक परिचय से सुमेलित करके उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो इसमें बिलवासी जी ने झाऊलाल को 250 रुपये दिए। इसमें झाऊलाल जो है ये आपको बताना है। तो इसमें जो झाऊलाल है ये क्या है, कर्म कारक रहेगा, क्योंकि झाऊलाल जो है झाऊलाल को दिए गए हैं ना, बिलवासी करता है, उसने किसको दिए, झाऊलाल को। तो झाऊलाल यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा, तो ये इससे मैच हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बस तो फर्स्ट क्लास है जी। फर्स्ट क्लास यानी ये विशेषण है, कैसी है, फर्स्ट। बस कैसी है, तो बस की जो विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है कि बस कैसी है, फर्स्ट क्लास। तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण है, संख्यावाचक। नेक्स्ट देखिए, परंतु मैं उसे बदलू काका कहा करता था। तो मैं क्या है यहाँ पे, मैं यहाँ पे सर्वनाम है, तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए, अगला है सुमेलित में शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपको लिखना है। तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, सु जो है इसके अंदर क्या है, उपसर्ग है। नेक्स्ट है दार प्रत्यय का उपयोग करके एक शब्द लिखिए। तो दार प्रत्यय का उपयोग लिख के आप ईमानदार लिख सकते हो, आप दुकानदार लिख सकते हो। ठीक है, दार प्रत्यय क्या होता है, जो पीछे लगकर मूल शब्द का जो है मूल शब्द में परिवर्तन कर देता है। दो और दो जोड़ना, मुहावरे का अर्थ आपको लगाना है। तो दो और दो जोड़ना यानी सही हिसाब लगाना या सही अनुमान लगाना, कुछ भी आप लिख सकते हो, सही हिसाब लगाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मधुकर शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो मधुकर यानी भौरा होता है, क्या होता है, भौरा, या आप लिख सकते हो भ्रमर। नेक्स्ट देखिए, शीत शब्द का विलोम शब्द लिखिए। शीत का मतलब होता है ठंडा, शीत का ठंडा, तो इसका विलोम लिखना है यानी उल्टा, तो क्या हो जाएगा, उष्ण यानी गर्म। माखन चुराने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो क्या हो जाएगा, माखन चुराने वाला यानी माखन चोर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो यानी कि जो परात में पानी है उसको तो बिल्कुल नहीं छुआ, लेकिन अपने नैन यानी आँखों का जल, यानी जो आंसू जो आ रही है, अश्रु, उनसे पैर धो दिए।
इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है कि आँखों से पैर धो, आँखों के जो अश्रु है उससे पैर धो दिए। तो ये कौन सा अलंकार है? ये अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार आप इसमें लिख देंगे। जब भी ऐसे बढ़ा चढ़ाकर बात की गई हो, ठीक है, तो वो अतिशयोक्ति होता है। नेक्स्ट देखिए, खंड ग पाठ्य पुस्तक के आधार पर प्रश्न जो है उनके आंसर करने हैं। हम 5 मित्रों ने, कितने मित्र थे? 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे बस से चलें। पन्ना ने इसी कंपनी की बस सतना के लिए पन्ना से इसी कंपनी की बस जो है सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। तो पन्ना से चलती है और सतना के लिए, जो जबलपुर ट्रेन को मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमर पड़ी। खूब वयोवृद्ध, यानी बहुत पुरानी बस थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में से कष्ट होगा। यह बस पूजनीय थी, यानी पूजा की योग्य थी। उस पर कैसे सवार हुआ जा सकता है? प्रश्नों के उत्तर करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बात बस की विशेषता के संदर्भ में इंगित नहीं की गई है? तो इसमें कौन सी बात है? देखिए, वयोवृद्ध है, ये भी बताया गया है। अनुभवी भी है, जर्जर व डाकिन भी है, लेकिन नई नवेली व तेज नहीं है। ठीक है। लेखक और उसके मित्रों का वास्तविक गंतव्य क्या था? तो उनको कहाँ जाना था? तो यहाँ से आप देखिए, पन्ना से बस चलती है, सतना तक जा रही है, लेकिन उनको जाना कहाँ है? सतना से उनको ट्रेन में बैठना है जो कहाँ जाएगी? जबलपुर। तो उनको पहुँचना कहाँ था? उनको जबलपुर पहुँचना था। तो ये हमारा आंसर रहेगा। लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र करने में क्यों मना कर दिया था? क्योंकि जो ट्रेन है वो बहुत ही पुरानी, और जो बस है, बस ट्रेन नहीं है, बस है, वो बहुत ही पुरानी और जर्जर थी। तो ये थर्ड आंसर रहेगा। लोग इसलिए सफ़र नहीं करना चाहते क्योंकि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। इस वाक्य में कौन सा भाव जो है इसमें निहित है? तो ये व्यंग्य किया गया है बस के ऊपर, कि बस इतनी पुरानी है कि जैसे एक जो बूढ़ा आदमी हो जाता है और उसकी एक रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही व्यंग्य करके बताया गया है कि जो बस है उसकी हालत इतनी ख़राब है कि उस पर सफ़र करना मुनासिब नहीं लगता। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गद्य पाठों के पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। बाज और सांप में कौन सा पात्र आपको अधिक समझदार लगा और क्यों? यहाँ से आंसर करेंगे। बाज और सांप में से कौन सा पात्र आपको अधिक समझदार लगा और क्यों? तो मुझे बाज अधिक समझदार लगा क्योंकि वह परिस्थिति को समझकर निर्णय लेता है। वह साहसी होने के साथ साथ जो है विवेकशील है, जबकि सांप जल्दबाजी और क्रोध में आकर अपने लिए ही क्या पैदा कर लेता है? संकट पैदा कर लेता है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है, मशीनी युग ने कितनों के हाथ काट दिए। पंक्ति का अर्थ आपको स्पष्ट करना है। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि मशीनी युग के आने से बहुत लोगों का क्या है? रोजगार छिन गया। मशीनों के कारण मानव श्रम की आवश्यकता कम हो गई, जिससे अनेक लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। क्या निराश हुआ जाए पाठ के माध्यम से लेखक क्या सीख देना चाहते हैं? तो इस पाठ के माध्यम से लेखक यह सीख देना चाहते हैं कि कठिन परिस्थिति में भी निराश नहीं होना चाहिए। संघर्ष और परिश्रम से ही सफलता मिलती है और आशा जीवन को आगे बढ़ने की शक्ति देती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 6 है, गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखने हैं आपको। तो उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, पुडुकोट्टई की महिलाओं पर साइकिल के प्रभाव की तरह आपके जीवन में किसी घटना से आए सकारात्मक बदलाव का अनुभव लिखना है। बाकी आगे 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं। तो आंसर रहेगा, पुडुकोट्टई की महिलाओं पर मेरे जीवन में मोबाइल के सही उपयोग से सकारात्मक बदलाव आया। आपके लाइफ में अगर ऐसी कोई घटना है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। ये केवल और केवल जो है एक हिंट दिया गया है कि आपको किस तरह से आंसर लिखना है। इससे मेरी पढ़ाई में सुधार हुआ, ऑनलाइन जानकारी मिली और समय का सही उपयोग करना सीखा, जिससे क्या बढ़ा? जिससे आत्मविश्वास बढ़ा। सेकंड है, बिलवासी मिश्र ने जिस प्रकार झाऊलाल के लिए पैसों का प्रबंध किया, आपके विचार में वह सही था या गलत? कारण सहित लिखिए। तो मेरे विचार में बिलवासी मिश्र का कार्य सही था क्योंकि उन्होंने मित्र की मदद ईमानदारी से की। उनकी सहायता से झाऊलाल की समस्या हल हुई और मित्रता का सच्चा उदाहरण प्रस्तुत हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज किसने कहा और इसके पक्ष में क्या तर्क दिए? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेखक ने अपना पूर्वज कहा
उनका तर्क है कि मानव शरीर में जल का अधिक भाग होता है और जल जो है वो किससे मिलके बना है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है और इसलिए वो हमारे पूर्वज हैं। क्योंकि जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जिसके कारण लेखक ने इसे अपना क्या कहा, पूर्वज कहा है। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, कविता के अनुसार यह पंक्ति किस पर लागू होती है? तो किस पर लागू हो रही है ये? पक्षी और बादल पर। चिट्ठियाँ शब्द कविता में किसका प्रतीक है? तो चिट्ठियाँ जो शब्द है वो किसका प्रतीक है? वो प्राकृतिक संदेशों का जो है प्रतीक है। मगर उनकी लाई हुई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं में बाँचते हैं का क्या अर्थ है? तो इसमें क्या रहेगा? बाँचते हैं, इसमें बाँचते का क्या मतलब है कि वे अपने आचरण से समानता के भाव को जीते हैं, ये इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पद्यांश में निहित मूल शिक्षा क्या है? पद्यांश में जो मूल शिक्षा है यहाँ पे वो वैश्विक बंधुत्व की है कि आपस में क्या करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, कवि ने दीवानों की हस्ती कविता में दीवाने शब्द का प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों के लिए किया है? एंड आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ से आंसर करेंगे। कवि ने दीवाने शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया है जो समाज की परवाह किए बिना अपने आदर्श, सच्चाई और मानवता के लिए त्याग और संघर्ष करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कबीर ने अपने दोहे में तलवार और मयान का प्रयोग किसके प्रतीक के रूप में किया है? तो कबीर ने तलवार को ज्ञान या आत्मा का और मयान को शरीर का प्रतीक माना है। आत्मा और शरीर का संबंध तलवार और किस जैसा है? तलवार और मयान जैसा है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, कृष्ण अपनी माँ से अपनी चोटी के संदर्भ में क्या क्या प्रश्न करते हैं? तो कृष्ण अपनी माँ से पूछते हैं कि उनकी चोटी छोटी क्यों है, किसने काट दी, क्या गायों ने खा ली या किसी ने जानबूझकर काट दी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है प्रश्न वो करते हैं। नेक्स्ट देखिए, पद्य पाठों पर आधारित प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 में, मनुष्य के आचरण में कौन से दोष हैं जो दूसरों को उसका विरोधी बना देते हैं? तो कबीर के अनुसार अहंकार, क्रोध, निंदा और कटु वचन यानी कड़वे वचन जो है मनुष्य के प्रमुख दोष हैं। ये दोष दूसरों को दुख पहुंचाते हैं और व्यक्ति को समाज में विरोध का पात्र बना देते हैं। सेकंड दिया गया है, कृष्ण द्वारा सुदामा की सहायता गुप्त रूप से करने का क्या कारण रहा होगा? तो कृष्ण जो है वो सुदामा को सच्चा मित्र मानते थे। वे नहीं चाहते थे कि सुदामा को दया या उपकार का एहसास हो, इसलिए उन्होंने उसकी क्या की, गुप्त रूप से सहायता की। अगला क्वेश्चन है, यशोदा से कृष्ण की शिकायत करने पर गोपी उसे अनोखा पूत क्यों कहती हैं? तो गोपी कृष्ण को अनोखा पूत इसलिए कहती हैं क्योंकि वह माखन चोरी करता है और उल्टा दूसरों पर ही आरोप लगा देता है। उसका व्यवहार सबसे अलग और चतुर है, इसलिए वो उसे अनोखा पूत कहती है। नेक्स्ट देखिए, ये सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब है खंड घ, रचनात्मक लेखन। इसमें किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में आपको पत्र लिखना है। आप सौम्य या सौम्या हैं। आपके मोहल्ले में सड़क के दोनों ओर स्ट्रीट लाइटें कई दिनों से खराब हैं, जिससे शाम के समय अंधेरा रहता है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। नगर निगम अधिकारी को स्ट्रीट लाइटें ठीक करवाने हेतु आपको क्या लिखना है? पत्र लिखना है। यहाँ से आंसर करेंगे तो नगर निगम अधिकारी को पत्र है, प्रेषक है सौम्य, गली नंबर 5 शांति नगर, शहर का नाम लिख देंगे। प्रति नगर निगम अधिकारी, नगर निगम, शहर का नाम लिख देंगे। विषय रहेगा स्ट्रीट लाइटें ठीक करवाने हेतु प्रार्थना पत्र। तो महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में सड़क के दोनों ओर लगी स्ट्रीट लाइटें कई दिनों से खराब हैं। शाम होते ही पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब जाता है, जिससे दुर्घटनाओं और असामाजिक गतिविधियों का खतरा बढ़ गया है। विद्यालय जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को विशेष कठिनाई हो रही है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि शीघ्र ही स्ट्रीट लाइटें ठीक करवाने की कृपा करें। धन्यवाद। नीचे लिख देंगे भवदीय सौम्य। अथवा में दिया गया है, आप अदिति या आदित्य हैं। अपने मित्र या सखी को विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, उन्हें बधाई देते हुए तथा मेहनत जारी रखने की प्रेरणा देते हुए एक पत्र आपको लिखना है। तो देखिए, दूसरा पत्र आप यहाँ से लिखेंगे। विषय रहेगा वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई। प्रेषक अदिति, कक्षा 8, विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर, शहर का नाम लिख देंगे। दिनांक रहेगा 11 जनवरी 2026। आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। प्रिय मित्र आदित्य,
सप्रेम नमस्ते। यह जानकर मुझे अत्यंत हर्ष हुआ कि तुमने विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह सफलता तुम्हारी निरंतर मेहनत, आत्मविश्वास और विषय की अच्छी तैयारी का परिणाम है। तुमने अपने विचार बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि तुम इसी प्रकार परिश्रम करते रहोगे तो भविष्य में और भी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करोगे। मेरी ओर से तुम्हें हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। तुम्हारी सखी अदिति। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में आपको क्या लिखना है? अनुच्छेद लिखना है। क है सच्ची मित्रता का महत्व, ख है मेरी यादगार रेल यात्रा और ग है त्योहारों का देश भारत। तो इसमें किसी भी एक विषय पर आप लिख सकते हो। तो यहाँ से आप आंसर करेंगे। अनुच्छेद यहाँ से देख लीजिए, बाकी आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। सच्ची मित्रता का महत्व, सच्ची मित्रता जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। सच्चा मित्र जो है सुख दुख में साथ देता है और सही मार्ग दिखाता है। वह हमारी कमियों को सुधारने में मदद करता है, हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। सच्ची मित्रता स्वार्थ से रहित होती है और विश्वास पर आधारित होती है। ऐसे मित्र जो हैं जीवन को सरल और आनंदमय बना देते हैं, इसलिए हमें हमेशा सच्चे मित्रों का सम्मान करना चाहिए। ख दिया गया है मेरी यादगार रेल यात्रा। तो मेरी रेल यात्रा हमेशा यादगार रही है। पिछली गर्मियों में मैं अपने परिवार के साथ गांव गया था। ट्रेन में बैठते ही बाहर का दृश्य जो है बहुत सुंदर लग रहा था। हरे भरे खेत, नदियां और छोटे छोटे स्टेशन मन को आनंदित कर रहे थे। ट्रेन में मिले नए लोगों से बातचीत करके यात्रा और भी रोचक हो गई। यह यात्रा मेरे लिए एक सुखद अनुभव बन गई जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। त्योहारों का देश जो है भारत। तो भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग जो है आपस में मिलजुल कर रहते हैं, त्यौहार मनाते हैं। दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व जैसे त्यौहार आपसी भाईचारे का संदेश देते हैं। त्योहारों से जीवन में खुशी और उत्साह आता है। ये हमारी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखते हैं और लोगों को एक दूसरे के करीब लाते हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर करेंगे, अपने अकॉर्डिंग भी आप इसमें लिख सकते हो। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।